हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करेंट अफेयर्स में आज हम 28 और 29 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कल की क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए कल के जो क्वेश्चन है वो आज ऐड किए गए हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमसे जुड़ जाइएगा। उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले हम 27 जनवरी 2023 के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनको रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 27 जनवरी का पहला क्वेश्चन था, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो ये बाबर आजम को चुना गया है। ये किस देश के हैं? तो ये पाकिस्तान के हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो वो चुना गया है सूर्य कुमार यादव को। किसने दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का अनावरण किया है? तो हमारे देश के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी, उनके द्वारा इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का अनावरण किया है। और ये जो इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन है ये नाक से दी जाने वाली वैक्सीन है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार किसकी झांकी पेश की गई? तो पहली बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की झांकी पेश की गई थी। दिल्ली के लाल किले में कितने दिन का भारत पर्व आयोजित किया जा रहा है? तो ये 6 दिन का भारत पर्व है और ये स्टार्ट हुआ है 26 जनवरी से और ये चलेगा 31 जनवरी तक। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? यानी इंटरनेशनल कस्टम्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 26 जनवरी को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों के जवानों को कितने वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी दी है? तो 412 वीरता पुरस्कार दिए जाएंगे। विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नोरो वायरस संक्रमण की पुष्टि किस राज्य में की गई है? केरल में की गई है। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम के लेखक कौन है? आर कौशिक और आर श्रीधर। भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है? तो ये बांग्लादेश को आपूर्ति शुरू करने जा रहा है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी कि एरो इंडिया शो जो है वो कहां ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो इसका आंसर है बेंगलुरु में। कहां पर होगा दोस्तों? बेंगलुरु में। ठीक है, तो एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी तक किया जाएगा। और अभी हाल ही में जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ये जानकारी दी है। दोस्तों, यह जो एरो इंडिया शो है यह बेंगलुरु यानी कर्नाटक के एलहंका वायु स्टेशन पर किया जाएगा और यह 14वां शो होगा अब तक का। ठीक है दोस्तों, इसमें बड़ी संख्या में भारत के जो मित्र देश हैं उनके प्रतिनिधि और सहभागी शामिल होंगे। इस एयर शो में वैश्विक स्तर की जो रक्षा कंपनियां हैं वो अपने रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन करेंगी। ठीक है दोस्तों, और 2022 में 55 देशों की 84 विदेशी कंपनियों सहित 540 कंपनियां शामिल हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट जरूर कर लें। दोस्तों, बात आई है यहां पर बेंगलुरु की यानी कर्नाटक की। तो कर्नाटक से जुड़े हुए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। अभी हाल ही में अमित शाह जी ने, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने कर्नाटक में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है। और अमित शाह जी ने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का भी उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने 12 जनवरी 2023 को कर्नाटक में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इसके अलावा कर्नाटक में मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परिसे का आयोजन भी किया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत और मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, जो कि बीजेपी के हैं। अगला क्वेश्चन है, डेटा गोपनीयता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 28 जनवरी। कब मनाया गया है? 28 जनवरी को। तो हर साल 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है, यानी डाटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है। 2023 की थीम जरूर याद रखिएगा, निजता के बारे में पहले सोचें, यानी थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। इसका उद्देश्य यह होता है कि आम जनता को
जो डेटा की प्राइवेसी है उसके बारे में संवेदनशील बनाया जाए। दोस्तों, डेटा के संवेदनशील या प्राइवेसी से रिलेटेड एक मामला आया था 2017 में, वो था KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ में। तो दोस्तों, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा गया था कि जो निजता का अधिकार है वो हमारे मौलिक अधिकार के रूप में है, यानी कि मौलिक अधिकार के रूप में उसे बरकरार रखा था। जनवरी में मनाए गए प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 6 जनवरी को युद्ध के अनाथ का विश्व दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया, 18 जनवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है इंडिया में, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया गया है। 26 जनवरी को राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस सेलिब्रेट किया गया है। दोस्तों, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर SSC बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं, तो आप इनको ज्वाइन करिएगा। अगर आप इसमें डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? यानी कि जो सेंट्रल रेलवे है उसमें जो महाप्रबंधक बने हैं वो कौन बने हैं? तो आंसर है इसका नरेश लालवानी। कौन बने हैं दोस्तों? नरेश लालवानी बने हैं। तो उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है और उन्होंने अशोक कुमार मिश्रा का स्थान लिया है। नरेश लालवानी इससे पहले पश्चिम रेलवे में वरिष्ठ उप महाप्रबंधक और मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद पर रह चुके हैं। दोस्तों, बात करते हैं यहां पर हाल ही में हुई नियुक्तियों की। तो अभी हाल ही में सिद्धार्थ शर्मा को टाटा ट्रस्ट के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर भरत भास्कर को नए निदेशक के रूप में नॉमिनेट किया गया है। विक्रम देवदत्त जो हैं वो DGCA के अगले महानिदेशक बने हैं और सेवानिवृत्त डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह को अभी हाल ही में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी बनाया गया है। OECD ने क्लेयर लोम्बार्डेली को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। शांति कुमारी जो है वो तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं और KKCL ने भारतीय क्रिकेट टीम के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में BCCI के साथ अभी हाल ही में भागीदारी की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में कितने चीते दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए जाएंगे? तो दोस्तों, इस बार 12 चीते आने हैं। इससे पहले 8 चीते आए थे, अब 12 चीते आएंगे फरवरी 2023 में। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका ने 27 जनवरी को अगले 8 से 10 वर्षों में हर साल 12 अफ्रीकी चीते लाने के लिए एक समझौता किया है। यानी दोस्तों, आने वाले 8 से 10 सालों में हर साल दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आएंगे और उसकी पहली खेप जो है वो इस साल 2023 में आने वाली है। तो इस साल 12 चीते आने वाले हैं साउथ अफ्रीका से। इससे पहले नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे 2022 में और इन्हें कहां छोड़ा गया था? तो मध्य प्रदेश का जो कुनो नेशनल पार्क है वहां पर इनको छोड़ा गया था। दोस्तों, देश का अंतिम चीता साल 1947 में छत्तीसगढ़ में मृत पाया गया था और साल 1952 में देश में चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, खादी उत्सव 23 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका मुंबई में। कहां पर किया गया है दोस्तों? मुंबई में। तो खादी और ग्रामो उद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने खादी उत्सव 23 का उद्घाटन किया है और ये जो खादी उत्सव है ये 27 जनवरी से 24 फरवरी 2023 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। और ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो जो खादी और ग्रामो उद्योग आयोग का मुख्यालय है मुंबई में, वहां पर इसको आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, इस उत्सव में खादी, पश्मीना, कलमकारी, फुलकारी, तुषार, सिल्क आदि से बने जो कपड़े होंगे, परिधान होंगे, उनको इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। बात कर लेते हैं खादी ग्रामोद्योग आयोग की। तो इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भारतीय उद्योगों को सुएज नहर में विशेष क्षेत्र आवंटित करेगा? तो ये करेगा मिस्र। यानी इजिप्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जो
सुएज नहर आर्थिक जोन है, वहां पर जो भारतीय उद्योग हैं वहां पर उनको भूमि आवंटित की जाएगी। ठीक है, इसके लिए भारत और इजिप्ट के बीच अभी हाल ही में एक समझौता हुआ है। ठीक है, समझौते पर विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस समझौते से भारत और मिस्र के बीच जो व्यापार है और जो निवेश है वो भी बढ़ेगा। भारत और मिस्र के बीच वर्तमान में 3 अरब 15 करोड़ डॉलर से अधिक का व्यापार होता है। सुएज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। यह अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से अलग करती है। यहां पर आप मैप में देखिएगा, ये जो आपको स्थान लोकेशन दिखाई दे रही है यही है सुएज नहर, और यहां पर दोस्तों कौन सा देश है वो है इजिप्ट। ठीक है, तो ये है मुंबई। अगर यहां से किसी भी सामान को यूरोप महाद्वीप तक ले जाना है या फिर दोस्तों इजिप्ट तक ले जाना है तो हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना होता था। अगर यहां पर हमें भूमि प्राप्त हो जाती है सुएज नहर के पास, तो होगा क्या कि हमें यूरोप तक जाने के लिए लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ फायदे हो सकते हैं इंडिया को। अगला क्वेश्चन है, वुमेन्स आईपीएल में अदानी स्पोर्ट्स लाइन प्राइवेट लिमिटेड ने किसकी फ्रेंचाइजी खरीदी है? तो इसने अभी हाल ही में अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी खरीदी है। याद रखिएगा कि 2023 से भारत में वुमेन्स आईपीएल शुरू होने वाला है और इसके लिए 5 टीमें घोषित की गई हैं और इन 5 टीमों के लिए 4,669.99 करोड़ रुपए की बोली लगी है। दोस्तों, जो अहमदाबाद फ्रेंचाइजी है वो सबसे महंगी बिकी है। अडानी की जो मालिकाना हक वाली अडानी स्पोर्ट्स लाइन प्राइवेट लिमिटेड है उसने अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी को खरीदा है 1,289 करोड़ रुपए में। ठीक है, और यह महिला आईपीएल की सबसे महंगी टीम बन गई है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये जो फ्रेंचाइजी है किसको किसने खरीदा है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो जो अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी है उसको अडानी स्पोर्ट लाइन प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा है और जो मुंबई की फ्रेंचाइजी है इसको खरीदा है इंडिया विन स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने। बेंगलुरु की फ्रेंचाइजी को खरीदा है रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने। दिल्ली की फ्रेंचाइजी को खरीदा है JSW-GMR क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड ने और लखनऊ की जो फ्रेंचाइजी है उसको खरीदा है काप्री ग्लोबल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने। ठीक है दोस्तों, तो सबसे महंगी जो फ्रेंचाइजी है वो है अहमदाबाद की। कितने की है फ्रेंचाइजी दोस्तों? तो ये है 1,289 करोड़ की। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने साल 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा इसका 6 लोगों को। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है और इसमें 106 में 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो दोस्तों आप चैनल पर विजिट करें, आपको वीडियो मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है तो आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं इस पूरी खबर को। तो राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद केंद्र सरकार ने 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या यानी 25 जनवरी को पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की है। इस बार 106 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं और पद्म पुरस्कार याद रखिएगा कौन कौन होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो 6 पद्म विभूषण हैं, 9 पद्म भूषण है और 91 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। दोस्तों, ये जो पद्म अवार्ड दिए गए हैं इनमें 19 महिलाएं शामिल हैं और 2 विदेशी हैं और NRI हैं। ठीक है, और 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है और 2 जोड़ी भी हैं जिन्हें पद्म अवार्ड दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं पद्म विभूषण सम्मान की, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पद्म विभूषण का है। तो दोस्तों, पद्म विभूषण जो है ये देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है तो वो है भारत रत्न, फिर इसके बाद पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण और फिर इसके बाद पद्मश्री आता है। तो जो 2023 के पद्म विभूषण के विजेता है उनको डिस्कस करते हैं। पहला नाम है बालकृष्ण विठल दास दोषी का। इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। ये एक भारतीय आर्किटेक्ट थे। दोस्तों, जाकिर हुसैन, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक हैं। अगला नाम आता है SM कृष्णा का।
इन्हें पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है और ये 1999 से 2004 के बीच में कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ये 2009 में विदेश मंत्री भी बने थे भारत के। फिर अगला नाम है दिलीप महलानाविस का। तो दोस्तों इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है और ये एक भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ थे। इन्होंने ORS की भी खोज की थी। श्रीनिवास वर्धन, इन्हें साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है। यह एक भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं। अगला नाम है मुलायम सिंह यादव का। तो दोस्तों इन्हें मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है और यह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और इसके अलावा ये रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं भारत के। अगला क्वेश्चन है 100 डेज टू बीट प्लास्टिक कैंपेन किसने शुरू किया है? तो ये दिल्ली नगर निगम के द्वारा कैंपेन शुरू किया गया है और दोस्तों दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने सराय कालेखां स्थित वांसेरा पार्क में दिल्ली नगर निगम के 100 डेज टू बीट प्लास्टिक कैंपेन को शुरू किया है और इसका जो उद्देश्य है वो है दिल्ली नगर निगम को प्लास्टिक से मुक्त बनाना। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ पॉक्सो कानून लागू किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका असम। ठीक है दोस्तों, तो असम में अगर कोई भी पुरुष 14 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उसके खिलाफ पॉक्सो कानून लागू किया जाएगा। ये घोषणा किसने की है? असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने। इसके अलावा उन्होंने एक जानकारी भी दी है कि जो असम है वहां पर 31.8% लड़कियों की शादी जो है वो उम्र से पहले कर दी जाती है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे आप नोट करिएगा। और असम के मुख्यमंत्री आपको पता चल गया कौन है, हेमंता बिस्वा शर्मा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि दोस्तों अगर आप इस पूरे वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐप से प्राप्त कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन है एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या बेंगलुरु? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।